और लेकिन मेरा ये मानना है कि एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने मन लगा के लगन के साथ प्रिपरेशन करी है, उसका माइंडसेट सही है, राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करी है, राइट स्ट्रैटेजी के साथ करी है और सब कुछ ओके है जो कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए होता है, तो इस हिसाब से वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेगा तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लंबे समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें सबका सिलेक्शन हो ही जाता है। किसी का अलग डिपार्टमेंट में होता है तो किसी का अलग, कोई सोचता है कि मेरा एसएससी में हो जाएगा, उसका रेलवे में हो जाता है, कोई सोचता है कि मेरा आईबीपीएस में हो जाएगा, उसका एसएससी में हो जाता है। आप सबको पता होगा कि 2024 का एग्ज़ाम सीजन शुरू हुई होने वाला है और एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, जो भी एग्ज़ाम दिया, उन सभी के माध्यम से आप सबको समझाना चाहूँगा और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को इत्मीनान से रिलैक्स होकर के देखना, हड़बड़ा के मत देखना। आपको टाइम जब मिले तो ही देखना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही हेल्प करती है और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो पहली बार आप इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और उन कैंडिडेट तक भी शेयर कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। तो मैं अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम ड्यूरेशन का कुछ हिस्सा आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। 2 कंजिक्यूटिव ईयर, 2 साल लगातार, जैसे कि पहले साल में मैंने 8 एग्ज़ाम दिए और उस 8 में से मैंने 7 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए और दूसरे साल मैंने 8 एग्ज़ाम दिए और उस 8 एग्ज़ाम में से मैंने 8 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए थे। और इस एग्ज़ाम में शामिल है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, यानी कि ये सब एग्ज़ाम शामिल है। और इस एग्ज़ाम में मैंने प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब में शामिल हुआ और उस टाइम पे ऐसा लगता था कि बस अब क्या, अब तो सिलेक्शन हो ही गया। लेकिन उस टाइम पे ये मेरा सबसे बड़ा मिसबिलीफ था। मैंने कहा कि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अलग बात है और फाइनल सिलेक्शन होना अलग बात है। तो एक सिलेक्शन होने के लिए बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का इंटरव्यू दिया और उस टाइम पे ऐसा लगा कि इंटरव्यू, अब जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस टाइम पे ऐसा लगता था कि जो लोग इंटरव्यू में अपीयर होंगे सबका हो ही जाएगा। उस टाइम पे मेरा ये मिसबिलीफ था क्योंकि यहाँ भी 1:3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता था, यानी कि हर 3 में से 2 लोग बाहर हो जाएंगे, एक ही लोग चुने जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा इंटरव्यू में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया, 50 के अराउंड मार्क्स आए थे, मेरे 50 मार्क्स बने थे और जिससे मैं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जब अगले साल ऑफिस असिस्टेंट से इंटरव्यू हट चुका था तो मैंने सोचा कि इस एग्ज़ाम में सिर्फ प्रीलिम्स है और मेंस है, यही 2 है और इन दोनों एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है और इंटरव्यू में भी मुझे कम मार्क्स मिले थे। इस सोच के साथ मैंने प्रिपरेशन करी और अपना बेस्ट दिया भी। मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और मेंस में भी मैंने काफ़ी अच्छा किया। लेकिन दुख की बात यह है कि मैंने जहां से अप्लाई किया हुआ था वहां पे 400 वैकेंसी थी और मेंस रिजल्ट आते आते उस वैकेंसी को विड्रॉ कर लिया गया था, 0 वैकेंसी बना दिया गया था। अब मेरा मार्क्स कितना भी हो, अब 0 वैकेंसी पे सिलेक्शन कैसे हो सकता है? अगर मैंने किसी भी स्टेट से अप्लाई किया होता उस टाइम पे तो मेरा सिलेक्शन तय था, लेकिन मेरे कितने भी मार्क्स होने के बावजूद भी सेलेक्ट मैं नहीं हो पाया। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने कोर्ट केस भी किया, लेकिन क्या बोलते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होता है। इसी टाइम ड्यूरेशन पे मेरा एसएससी सीएचएसएल का टाइपिंग था, तो मैं टाइपिंग के लिए भी प्रैक्टिस कर रहा था और उस टाइम पे मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, यानी कि इतने मार्क्स आ गए थे जिससे रैंक बन पाता, आप समझ लीजिए। तो मैंने टाइपिंग की प्रैक्टिस करी, काफ़ी एफर्ट लगाया, बट मैं टाइपिंग डिसक्वालीफाई हो गया और जब फाइनल रिजल्ट पब्लिश हुआ तो जितने पे सिलेक्शन हुआ था उससे काफ़ी अधिक मेरे मार्क्स थे, लेकिन टाइपिंग में डिसक्वालिफिकेशन के कारण मैं एक पोस्ट सिक्योर नहीं कर पाया और इसका रिग्रेट मुझे बहुत था कि टाइपिंग में अच्छा करना ही है, करना ही है। और अगले साल मैं फिर एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई किया और उसके बाद टाइपिंग के लिए गया और इस बार बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया था, बस एक ही लक्ष्य था कि टाइपिंग क्वालिफाई करना ही है। और इस बार मैंने टाइपिंग 0.33% के एरर के साथ काफ़ी अच्छे से क्वालिफाई कर लिया। लेकिन इस बार क्या ही बोल सकते हैं, इस बार मेरा फाइनल मेरिट नहीं बन पाया
जब मेरे मार्क्स आए थे तो मैं टाइपिंग में डिसक्वालीफाई हो गया, और जब मैंने टाइपिंग क्वालिफाई किया तो मार्क्स ही नहीं आए। जब मैंने ऑफिस असिस्टेंट में अच्छा करने का प्रयास किया तो इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिल पाए, और जब इंटरव्यू हटा और मैंने अप्लाई किया और वहाँ से वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई। उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना लाजमी है, और उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो चुका था। उस टाइम पे मैं IBPS की भी प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन जब IBPS में ऐसा हुआ तो वहाँ से मन भागने लगा, और सोचा कि चलो कोई एक ऐसा जॉब पहले प्रायोरिटी होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना है। और उस टाइम ड्यूरेशन के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो पाया, और बहुत बारीकी से भी मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारा लर्निंग लेसन मिला, मैं उनको सीखते रहा, और बहुत ही बारीकी से मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया और बहुत ही कुछ सीख पाया, जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा भी। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम से हमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा ही करूँगा। आप एग्ज़ाम में सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हो, अच्छा कर सकते हो, यहीं तक है हमारी पावर। इसके बाद हमारी पावर नहीं है। फाइनल सिलेक्शन होना बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे मैंने MTS का भी फॉर्म अप्लाई कर दिया था, सोचा था कि इधर सिलेक्शन नहीं हुआ तो MTS में भी अच्छा करते हैं। तो उस टाइम पे मेरा MTS में 25 ईयर से कुछ मंथ एक्स्ट्रा हो गए थे, मतलब कि मैं 25 क्रॉस कर चुका था, और उसमें जो पोस्ट आई हुई थी 18 से 25 और 18 से 27 तक की पोस्ट थी। तो मैं 18 से 27 तक की पोस्ट के लिए अपीयर हुआ था, और एग्ज़ाम में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। 100 मार्क्स के पेपर में 69 कट ऑफ था, और मेरे 81.7 मार्क्स थे। ऐसा लग रहा था कि 12 नंबर एक्स्ट्रा है कट ऑफ से, सिलेक्शन हो जाएगा, बट डिस्क्रिप्टिव में अच्छा कर लेना है। डिस्क्रिप्टिव में मैंने अच्छा भी किया, 50 में 30 आए, और डिस्क्रिप्टिव मैंने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन यहाँ पर भी मैं फाइनल सिलेक्शन में, अब मैं क्या ही बताऊँ, लिटिल बिट मार्क्स, थोड़े से मार्क्स से मैं बाहर हो गया। और इस टाइम के ठीक पहले मैंने IBPS RRB PO में मैथ्स में मैं 0.25 से भी फेल हुआ था। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई कि एक सिलेक्शन लेने के लिए 0.25 भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका टाइपिंग भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप कैसे इंटरव्यू देते हो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओनली पढ़ाई ही नहीं। और आगे चल के मैंने RRB NTPC क्वालिफाई किया, SSC CGL में भी काफ़ी अच्छा किया। आप सब ने देखे भी होंगे कि जितना फाइनल कट ऑफ था उससे मेरे 27 मार्क्स एक्स्ट्रा थे, और RRB NTPC में भी मैंने जितना स्कोर किया था काफ़ी अच्छा स्कोर था। यानी कि अल्टीमेटली मैं सीखते रहा। बाद में ये रियलाइजेशन हो गया कि हमारा काम है सिर्फ अपना एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में अच्छा करना। रिजल्ट हमारे पक्ष में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि हमें रिजल्ट से प्रभावित नहीं होना है। क्योंकि एक ऐसा टाइम था जब रिजल्ट नहीं आता था तो ऐसा लगता था कि मानो किसी ने, अब मैं क्या ही बताऊँ, इसको मैं बोल के एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। यानी कि आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और जब फाइनल मेरिट आता है और जब पता चलता है कि पॉइंट समथिंग मार्क्स से आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उस समय क्या दुख होता है, शायद इसको बोल करके बताने की आवश्यकता नहीं है। जो ये चीज़ झेला होगा शायद वो समझ पाया होगा। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम में पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिनमें मैं कुछ को बता रहा हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो मैं अब इस पर नहीं बताऊंगा, बस सिंपली आप समझ लीजिए कि बहुत सारे एस्पिरेंट 365 दिन मेहनत किए हैं, और जब उनका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है अपने एग्ज़ाम को लेकर के, आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि आप पेसिमिस्टिक हो, आप एग्ज़ाम को कैसे देख पाते हो। मतलब कि बहुत सारे एस्पिरेंट को ऐसा लगता है कि इतना कंपटीशन है, पहले से ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, कैसे मैं पढ़ पाऊँगा, टाइम नहीं है। यानी कि तरह तरह के एक्सक्यूजेज आएंगे, और जो ऑप्टिमिस्टिक है उसको लगेगा कि बस इतना वैकेंसी है और इतना ही पढ़ना है। यानी कि उनका माइंडसेट कैसे है, और इन सब के अलावा आपका जो किस्मत, लक भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात का ध्यान रहे कि जब आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक सिलेक्शन नहीं माना जाता है। बहुत सारे एस्पिरेंट 0.1 से भी डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, और जब आप किसी से बोलिएगा कि 0.1 से नहीं हो पाया, तो जितने भी लोग हैं ना, वो बस उनको यही लगेगा कि बस ये एक एक्सक्यूज है, और क्या ही कह सकते हैं, कोई समझ नहीं सकता। बट आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छा करना है। बहुत सारे एस्पिरेंट ने 365 दिन मन लगा के पढ़ाई करी, और एग्ज़ाम जब देने गए तो एक 365 दिन का पढ़ा हुआ 1 घंटे के पेपर में आपको
वहाँ पे परफॉर्म करना होता है और उस टाइम ड्यूरेशन में वो पैनिक हो गए, घबरा गए, नर्वस हो गए, यानी कि उनकी तैयारी अच्छी थी लेकिन फिर भी वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ में वो एस्पिरेंट कैसे राइट डायरेक्शन में पढ़ पाता है, राइट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ पाता है, ये सब चीज़ें भी निर्भर करती हैं। हर दिन आप सीखते रहिए, आप बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ोगे। और लेकिन मेरा ये मानना है कि एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने मन लगा के लगन के साथ प्रिपरेशन करी है, उसका माइंडसेट सही है, राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करी है, राइट स्ट्रेटजी के साथ करी है और सब कुछ ओके है जो कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए होता है, तो इस हिसाब से वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेगा तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लंबे समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें सबका सिलेक्शन हो ही जाता है। किसी का अलग डिपार्टमेंट में होता है तो किसी का अलग, कोई सोचता है कि मेरा एसएससी में हो जाएगा, उसका रेलवे में हो जाता है, कोई सोचता है कि मेरा आईबीपीएस में हो जाएगा, उसका एसएससी में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अक्सर सुने होंगे। तो जो भी एस्पिरेंट मन लगा के शिद्दत के साथ प्रिपरेशन कर रहा है, उसका सिलेक्शन तो होना ही है। और ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना उन कैंडिडेट तक जिन्हें आवश्यकता होगी।